तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप सभी लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे x प्लस वाई माइनस जेड इसका वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो आप सभी लोग सॉल्व कीजिए दोस्तों, आपके साथ मैं भी सॉल्व करता हूँ। इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग सॉल्व कर ही सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, ये एक ही कंडीशन पे इस शर्त को फुलफिल कर सकते हैं जब यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, x-5 इसका स्क्वायर 0 के बराबर हो। ठीक है, y-2 इसका स्क्वायर 0 के बराबर हो। इसी तरह से z-9 इसका स्क्वायर 0 के बराबर हो, तभी ये वाली शर्त फुलफिल होगी। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन होगी दोस्तों, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इतना आप सभी लोग को समझ आए ना। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 2। और यहाँ पे z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू यहाँ पे 9 आ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये सारे मान को यहाँ पे रख देना है, बस आपका आंसर आ गया है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 9। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहा। आप सभी लोग को समझ तो आ गए ना। बस आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पे जो स्क्वायर पे दिए थे ना, इन सबको एक एक करके 0 मान लेना है और आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। इसके बाद आपको इस इक्वेशन पे रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी था, बहुत इजी था। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने के बाद दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने के बाद क्वेश्चन लंबा होने के बाद उसे पढ़ते ही नहीं है और उसे स्किप कर देते हैं, जो कि क्वेश्चन बहुत इजी रहता है। तो सबसे पहले आप सभी लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आप सभी लोग ने पढ़ लिया। मैं आपको 10 सेकंड की टाइमिंग और देता हूँ क्वेश्चन पढ़ने के लिए। होपफुली आप सभी लोग ने पढ़ लिया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक संख्या बता दी गई है। संख्या को आप सभी लोग देख सकते हैं, जो कि ट्विन से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ए सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है। तो आपको ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे आप सभी लोग इक्वेशन को देख सकते हैं। ठीक है, अपने को इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले अपन इस संख्या को लिख देते हैं। यहाँ पे संख्या कितनी है, 9, 3, 4, 6, 2, 8, 1, ये यहाँ पे संख्या है। ठीक है, जो कि क्या है, 3 से डिवाइड हो रही है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, 3 से डिवाइड हो रही है, आप सभी लोग देख सकते हैं, ये 3 से डिवाइड होती है। ठीक है, जब कोई भी संख्या 3 से तब डिवाइड होगी दोस्तों, जब उसके अंकों का योग 3 से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है ना, तो इसे क्या करते हैं, सबसे पहले दोस्तों ये वाली जो संख्या है ना, इनके अंकों का योग अपन जोड़ लेते हैं कि कितना आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया, प्लस लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया और यहाँ पे भी मैंने प्लस लगा दिया। अब आपको इसे ऐड करना है। ठीक है, तो जब आप सभी लोग इसे ऐड करेंगे ना, तो कितना आएगा, 33 प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आप सभी लोग ये बोलेंगे 33, ये तो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो लेकिन दोस्तों आप सभी लोग ये बताइए, 33 जब 3 से डिवाइड होगा तो ए की वैल्यू यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ऐसे तो अपन कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ यहाँ पे क्या बोला है, ए सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो 0 के बाद अपन यदि 1 रखते हैं तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 रखते हैं तो नहीं होगा। इसके बाद यदि दोस्तों यहाँ पे अपन 3 रखते हैं तो यहाँ पे काम बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रखते हैं दोस्तों, ए बराबर 3, ये सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक होगा, ए बराबर 3। ठीक है, तो जब ए बराबर 3 यहाँ पे रख देंगे ना, तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और जब ए बराबर 3 आप सभी लोग ने मान ही लिया है, तो आपको यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे आपको 3 करना है, यहाँ पे भी 3 आपको करना है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, सब जगह आपको 3 3 लिखते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे लिखते चलता हूँ दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ ना, इन सभी के मान को लिखूंगा। जैसे यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, इसके बाद क्या आएगा, 5, 6 और यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, इस तरह से इनकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं, ये ब्रैकेट पे मैंने लिख दिया।
अब आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा दोस्तों 5040। ठीक है, इस तरह से आपको इसे हल करना था। आप सभी लोग समझ गए ना? मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने के लिए। ऑप्शन टू, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खंभे का 1/3 भाग कीचड़ में, 2/5 भाग पानी पे तथा 10 मीटर पानी के ऊपर है, तो खंभे की लंबाई क्या होगी, आपको ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। हम लोग मान लेते हैं दोस्तों, खंभे की लंबाई क्या है, खंभे की लंबाई को अपन मान लेते हैं एल है। ठीक है, खंभे की लंबाई को हमने मान लिया एल। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया दोस्तों एल। ठीक है, तो यहाँ पे कीचड़ में कितना भाग डूबा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब खंभे की लंबाई एल है, तो कीचड़ में कितना भाग डूबा हुआ है, 1/3। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, L × 1/3। ये समझ आ गया ना? इसके बाद पानी में कितना डूबा हुआ है, पानी में 2/5। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया पानी पे कितना डूबा है, L × 2/5। मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया। ठीक है, इतना आप सभी लोग को समझ आ गया ना? अब दोस्तों आपको यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट निकालना है, यानी कि शेष भाग कितना बचा हुआ है जो पानी से नहीं डूबा है। तो यहाँ पे मैं शेष भाग निकाल रहा हूँ, तो कैसे निकालूंगा आप सभी लोग बताइए। शेष पार्ट कैसे आएगा, आप सब लोग ये बताइए, रिमेनिंग पार्ट कितना आएगा खंभे का। तो क्या करेंगे दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा। ठीक है, टोटल लंबाई कितनी की थी, खंभे की एल थी। ठीक है, इस खंभे की लंबाई से अपन किन को घटा देते हैं, कीचड़ वाले और पानी वाले भाग को। ठीक है, तो कीचड़ वाला भाग क्या था, L/3, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और पानी वाला भाग कितना था, 2L/5। यही था ना, आप सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसे आपको इसे घटा देना है, बस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ पे आ जाएगा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 11L, और यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है, फिर से आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आगे रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। रिमेनिंग पार्ट कितना आ जाएगा, अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 4L/15। ठीक है, इसे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, तब यहाँ पे आया है। आप सभी लोग समझ गए ना? जैसे यहाँ पे 15 जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 11 है, तो 15 में से 11 चला जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। तो आप सभी लोग को रिमेनिंग पार्ट पता चलेगा ना, रिमेनिंग पार्ट कितना है, 4L/15। इतना आप सभी लोग को समझ आ गया ना? अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि 4L/15 है, 4L/15। 4L/15 की वैल्यू कितनी क्वेश्चन पे बता दी गई है, पानी में 10, ये बता दिया गया है। तो बस यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है। ठीक है ना? ये तो क्वेश्चन पे बता ही दिया गया था, तो आपको बस यही निकालना था। तो यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आप सभी लोग मुझे बता दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा L = 150/4, यानी कि 137.5 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये मीटर पे रहेगा। तो आप सभी लोग समझ गए ना? मैंने आपको सारी चीजें समझा दी है अच्छी तरह से। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कंप्लीट करा दिया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे क्या है, जेड बराबर यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है। ठीक है, और आपको यहाँ पे 1/z की वैल्यू को फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे जो जेड यहाँ पे ये बताया गया ना, ये यूलर इक्वेशन है। ठीक है, कौन सी इक्वेशन है, यूलर। यूलर इक्वेशन। आपके एग्जाम पे कुछ इस तरह से भी एमसीक्यू आ सकता है कि यूलर इक्वेशन इनमें से कौन सी है। तो आप सभी लोग इसे देख लीजिए। आप सभी लोग को ये समझ आ गया ना? बस अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे कॉस थीटा है और यहाँ पे क्या है, आई साइन थीटा। ठीक है, इसका आपको परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण का करेंगे तो यहाँ पे माइनस वाला मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी माइनस वाला मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो जब आप सभी लोग इतना कर लेंगे ना तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ साइन परिवर्तित हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, बस इतना इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे जो प्लस है ना ये माइनस पे आ जाएगा, बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, जब इस तरह की वैल्यू दी रहे और जब आप उसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाती है, प्लस की जगह माइनस हो जाता है, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग को क्लियर है ना, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहा। दोस्तों आप सभी लोग को मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझ तो आ रहा है ना, कोई भी डाउट हो ना आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, आप सभी लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इसके बाद मैं आपको इसे सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे जो सेट्स दिए गए हैं या इसमें कितने अवयव हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो समुच्चय दिए गए हैं इसमें कितने अवयव हैं, तो आप बोलेंगे एक दो तीन, यहाँ पे तीन ही दिए गए हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे तीन दिए गए हैं ना और क्वेश्चन पे क्या बोला है, उप समुच्चय पूछा है, यानी कि अप सबसेट पूछा है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको बस इतना ही करना है। इस तरह के एक वैल्यू मतलब फॉर्मूला रहता है, यहाँ एन तो मैंने आपको बता दिया, तो बस आपको यहाँ पे एन की जगह वैल्यू पुट कर देना है। एन कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 8 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। एन अवयवों वाले समुच्चय पे उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 2n होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, एन अवयवों वाले सेट्स में उप सेट्स 2n होते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो अवयव है ना, अवयव मीन्स ये जो यहाँ पे लिखे ना ये है। ठीक है, बस आप सभी लोग समझ गए होंगे बाकी। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़ा सा आपको यहाँ पे रीजनिंग लगाना है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मैंने बहुत दिमाग से इस क्वेश्चन को यहाँ पे बनाया था, तो आप सभी लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। होपफुली आप सभी लोग करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन की हेल्प भी ले सकते हैं, आफ्टर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जो आंसर बताऊंगा ना ऑप्शन की हेल्प लेके ही बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। मैं ऑप्शन की हेल्प से इस क्वेश्चन को बताऊंगा। ठीक है, आप सभी लोग को भी जब इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आए तो ऑप्शन की हेल्प लेके आप सभी लोग क्वेश्चन को बना लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपने को क्या करना है दोस्तों, अपने को ए और बी पता करना है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं दोस्तों, मेरे को इसका आंसर पता है, इस वजह से दोस्तों मैंने ए को मान लिया 5 और बी को मान लिया 2। ठीक है ना, ए को मैंने मान लिया 5 और बी को मान लिया 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, आगे क्या लिखा है बी, यानी कि 2 यानी कि 25, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 23 बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 755। इस तरह से यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, मेरे को इसका आंसर पता था, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे इसका, सॉरी ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना, मेरे को इसका आंसर पता था इस वजह से मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप जब ऑप्शन की तरफ से जाएंगे ना तब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी लोग इसे कर सकते थे, ज्यादा कठिन नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। आप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसे करने का ट्राई कीजिए। इसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन को आंसर को बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तीन क्या है, तीन संख्याएं एपी में हैं और उनका योग कितना है, 15 है। इन्हें जीपे बनाने के लिए एक, 4 और 19 जोड़े तो आर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन पे ये बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एपी संख्या कितनी मैं लिख देता हूँ। एपी संख्या को मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, जैसे क्या हो गई। पहली संख्या को यहाँ पे मान रहा हूँ दोस्तों मैं ए माइनस डी। ये पहली संख्या एपी को मैंने मान लिया। दूसरी मान लिया ए, और तीसरी मान लिया ए प्लस डी। ठीक है, इनका ये क्वेश्चन पे कितना बताया गया है, 15 बताया गया है। तो यहाँ पे मैं 15 लिख भी देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बराबर 15, इनका योग कितना बता दिया गया था, 15। तो यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ डायरेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैंने जस्ट समझाने के हिसाब से बताया था कि तीन जो मैंने एपी संख्याएं मानी थी ना, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी माना था। ठीक है, तो ठीक है, अब इनका योग करते हैं तो यहाँ पे 15 आता है, आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा ना 15। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे हैं प्लस माइनस डी है और यहाँ पे प्लस डी है, तो ये कट गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3a बराबर 15। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इतना आप सभी लोग को क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीपी बना रहा हूँ। ठीक है, जीपी बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ऐड करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 6 माइनस डी। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पे श्रेणी बना रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 को ऐड करना है। तो 5 में 4 को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इतना आप सभी लोग को क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, 19 ऐड करना है। तो जब यहाँ पे 19 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा प्लस डी आ जाएगा। इतना आप सभी लोग को क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे डी के वैल्यू को निकालना पड़ेगा। डी के वैल्यू को आप सभी लोग कैसे निकालेंगे, आप सभी लोग बताइए। डी के वैल्यू को निकालने के लिए दोस्तों एक बहुत अच्छा फॉर्मूला क्या होगा, आपको यहाँ पे जो बीच वाली संख्या है ना, इसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जब इस तरह के रहते हैं ए बी और सी, ठीक है, इस पे आपको जब डी प्राप्त करना होता है तो बी का स्क्वायर करके ए एंड सी का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे जो सिक्स माइनस सिक्स माइनस डी, और यहाँ पे 24 प्लस डी, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, ठीक है, इतना तो आप सभी लोग सॉल्व कर ही लेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, डी की वैल्यू यहाँ पे आएगी दोस्तों 3। इतना आप सभी लोग कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जब डी की वैल्यू आ गई है, ठीक है, तो आप सभी लोग की श्रेणी तो बन ही गई। क्वेश्चन पे क्या बोला था, आर अपने को फाइंड करना था। तो जब यहाँ पे डी आ गया है, तो जब यहाँ पे मैं डी की वैल्यू रखूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे 9 तो पहले से ही था, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 को ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे 27 आ जाएगा। ठीक है, अब आप सब लोग ये बताइए दोस्तों, यहाँ पे अपने को क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। आर को कैसे फाइंड करेंगे, पहली दूसरी संख्या पे पहली संख्या का भाग देके, या फिर तीसरी संख्या पे दूसरी संख्या का भाग देके। यानी कि 9 पे यदि अपन 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। या फिर आपको क्या करना है, 27 पे 9 का भाग भी देंगे ना तो भी 3 ही आएगा। यानी कि दोनों तरफ से सर्वानुपात, यानी कि जो आर की वैल्यू है ना, सर्वानुपात, यानी कि सर्वानुपात कितना यहाँ पे आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहा। इस तरह से मैंने आपको सॉल्व करके पूरा ये चीज बताई है। ठीक है, हो सकता है मेरे से कुछ मिस्टेक हुए हो, फिर भी आप सभी लोग समझने की पूरी कोशिश किए होंगे और इसी तरह से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सा विषम फलन है, आपको ये बताना है। यानी कि इसमें से कौन सा ऑड फंक्शन है, आपको ये बताना है। बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, जो विषम फलन होता है ना, इसकी एक डेफिनेशन क्या होती है, आप सभी लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, विषम फलन। विषम फलन तभी होता है दोस्तों जब f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, इस तरह होता है, तब विषम फलन होता है। ठीक है,
तो ये एक ही स्थिति पे होता है दोस्तों, ये 10x पे होता है। ठीक है, यानी कि 10 माइनस एक्स बराबर माइनस 10x। लेकिन दोस्तों जब आप कॉस पे जाएंगे ना, तो कॉस क्या होता है, जैसे यहाँ पे कॉस है ना, कॉस माइनस एक्स है, तो ये अपने अंदर चले जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कॉस के साथ तो हमेशा ही होता है, साइन स्क्वायर के साथ भी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे विषम फल बोला गया था, तो यहाँ पे 10x यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग समझ गए, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। स्क्वायर पे है तो ये तो चल जाएगा, और ये इसके साथ है तो इस पे चल जाएगा। इस तरह से ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 10x यहाँ पे ऑड फंक्शन हुआ। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको y की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना है, कितना आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको cos थीटा sin थीटा यहाँ से आपको कोई मतलब नहीं है। बस आपको यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी आपको ये पता करना है, कितना आएगा। ठीक है, y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी आपको ये पता करना है। तो आप सभी लोग को कैसे पता करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे कितना है 4। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, अंडर रूट लेके स्क्वायर कर देना है। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये किसके बराबर है, y के बराबर है। ये 4 है ना, ये 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 5। यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, इस इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू तक आ सकती है 5। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहा। आप सभी लोग को समझ आ गया ना, इजी क्वेश्चन था। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी है। ठीक है, आप सभी लोग जब अच्छे से मन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। होपफुली आप सभी लोग ने यहाँ पे अच्छी तरह से वो कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ए बी सी का मान आपको बताना है। ठीक है, आपको ये बताना है कि ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे दोस्तों, यानी कि आपको यहाँ पे सिर्फ एंगल बताना है, सीधा सीधा। तो एंगल बताने के लिए दोस्तों कौन सा एंगल बताना है, बी वाले एंगल को आपको यहाँ पे बताना है, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं सी ए बता दिया गया है और यहाँ पे बी सी बता दिया गया है, तो यहाँ पे बी ही एंगल बचता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कॉस बी वाले फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो आप सभी लोग ये बताइए दोस्तों, कॉस बी वाले फॉर्मूले का जब यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, बताइए। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, मैं आपको ये बता देता हूँ। आप सभी लोग ने पढ़ा होगा दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे ए रहेगा और यहाँ पे सी रहेगा। इस तरह से फॉर्मूला आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, इसी का आपको यहाँ पे यूज करना है, इसके बाद आप इस क्वेश्चन के आंसर को बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था ना, इसे आपको नोट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इजी क्वेश्चन था, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिए हैं। अब आप सभी लोग ट्राई कीजिए, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो शुरू करें। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया दोस्तों कॉस बी, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे 2 ए माइनस बी इंटू 2 अंडर रूट ए प्लस बी। यहाँ पे जो भी मान दिए गए ना, आप सभी लोग खुद देख सकते हैं, सारी चीजें मैंने यहाँ पे बताई हुई हैं। ठीक है, तो जब आप इन्हें सब सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे सब कुछ आएगा जीरो। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सब कुछ आ जाएगा जीरो। ठीक है, तो कॉस भी यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, कॉस भी यहाँ पे आ जाएगा जीरो। यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे बी की वैल्यू जीरो कब आएगी, बताइए आप सभी लोग। बी की वैल्यू जीरो तभी आ जाएगी जब कॉस 90 हो। ठीक है ना, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 90 डिग्री। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका
करेक्ट आंसर रहा। आप सभी लोग समझ गए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग का यूज करना था और आपका आंसर आ चुका। ठीक है ना, इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना था, मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे पे। ठीक है, कि इसे आपको कैसे सॉल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन है, सबसे पहले आप सभी लोग खुद ट्राई कीजिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि जो त्रिभुज के केंद्रक होते हैं, त्रिभुज के जो सेंटर होते हैं, इसके निर्देशांक कैसे होते हैं, मैं आपको ये बता दूं। इसके निर्देशांक होते हैं x1, x2, x3 अपान 3। इसी तरह से y1, y2, y3 अपान 3। इसी तरह से z1, z2, z3 अपान 3, इस तरह से रहते हैं। तो बस आपको यहाँ पे यही करना है। ठीक है, तो सबको आप जोड़ लीजिए दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट पे लिखूंगा, -2, 4 और x3 कितना है यहाँ पे, +7 डिवाइड बाई 3। और यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -4। और यहाँ पे कितना आएगा, -4 यहाँ पे है 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 3। और एक यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इतना आप सभी लोग को समझ तो आ गए ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, 7 4 11, 11 में से जब 2 चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9, 9/3। और यहाँ पे आ जाएगा -6/3। तो यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा -2। तो 3/2 यहाँ पे परफेक्ट आंसर यहाँ पे बैठ रहा है, 3 - 2। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी। आप सभी लोग को क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। और आपके एग्जाम पे लगभग लगभग ऐसे ही पूछे जाएंगे, तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, इसे आप सभी लोग सॉल्व कीजिए। सॉल्व आपको करना कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला ही है। तो आप सभी लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, या फिर आप सभी लोग तुक्का लगाइए, क्या लगा सकते थे। इसके बाद मैं आपको इसका आंसर तो बता ही रहा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन तो बता नहीं सकता क्योंकि ये फॉर्मूला ही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका आंसर आप सब लोग को बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो बताइए दोस्तों, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, आप सभी लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, कॉस इनवर्स, और यहाँ पे कॉस π/6 है। ठीक है, तो ये कॉस और ये कॉस कट जाएंगे, तो यहाँ पे π/6 ही यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, तो आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों आप सभी लोग जब वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी लोग के पास पेन और कॉपी है ना, क्योंकि दोस्तों यदि आप वीडियो और को सिर्फ देखेंगे, कुछ लिखेंगे नहीं, तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। आप ये देखेंगे बाद में भूल जाएगा। इस वजह से मैंने आपको बोला, आप सभी लोग जब भी वीडियो देखें तो एक पेन और कॉपी अपने साथ लेके रखें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंस पॉइंट हो, जो भी आपको समझ नहीं आए, तो आप उसे नोट कर पाएं। ठीक है, तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या बोला है, y बराबर क्या है, साइन एक्स है। एक्स अक्ष और x बराबर 0 से x बराबर 5 तक का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज हो रहा है। ठीक है, इंटीग्रेशन का यहाँ पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या बता दिया दोस्तों, 0 से पाई बना दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन एक्स, और यहाँ पे लिख दिया डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब दोस्तों बस आपको यहाँ पे सॉल्व कर देना है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, कॉस एक्स आएगा। ये तो आपको पता है ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया 0, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -cos 5 माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा,
कॉस 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी, और यहाँ पे माइनस माइनस रहेगा, फिर माइनस रहेगा, तो यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे प्लस 1 और प्लस 1, यानी कि टोटल यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहा, यानी कि 2 वर्ग इकाई यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग समझ गए ना, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, जो कि इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग कर सकते हैं। आप सभी लोग ने क्वेश्चन को देख लिया दोस्तों? ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या बोले हैं, हिंदी की 3 पुस्तकों और अंग्रेजी की 3 पुस्तकों को कितने तरीके से सेल्फ एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि सभी हिंदी की पुस्तकें एक साथ ना हो। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर कैसे करेंगे दोस्तों, आप सभी लोग बताइए। सबसे पहले अपन क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे टोटल अरेंजमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे पुस्तक कितनी दिख रही है, 3-3 दिख रही है हिंदी, और यहाँ पे इंग्लिश की 3-3 पुस्तकें दिख रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल अरेंजमेंट में जब भी करेंगे ना, तो टोटल अरेंजमेंट इन्हीं से कर लेंगे, टोटल अरेंजमेंट। यहाँ पे टोटल मैंने अरेंजमेंट लिख दिया 6-5। 6-5 मैंने कैसे लिख दिया, 3 यहाँ और 3 यहाँ, इनको जोड़ के मैंने यहाँ पे 6-5 लिख दिया। ठीक है, तो जब इसका इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, 720 आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, अब हम यहाँ पे ये मानते हैं कि जब हिंदी की सभी बुक एक साथ हों, एक साथ हो, ठीक है, तब क्या होगा दोस्तों, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बराबर कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन पे तो यही बोला गया था ना, इतना आ गया। अब अपने को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला है, सभी हिंदी की पुस्तकें एक साथ ना हो। अब अपने को एक साथ ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, ना होने की अरेंजमेंट निकालना है। तो ना होने का अरेंजमेंट अपन कैसे निकालेंगे, ना होने का अरेंजमेंट, ना होने का अरेंजमेंट अपन कैसे निकालेंगे, 720 तो मैंने आपको बता दिया, ये टोटल अरेंजमेंट हुआ। और जब हिंदी की पुस्तकें सब एक साथ हों तो कितना आ रहा है, 144 आ रहा है। तो आपको 120 से 144 को हटा देना है, तो कितना आ जाएगा, 576 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। आप सभी लोग को समझ आ गया ना, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहा। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से किस तल पे जेड अक्ष है। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 समीकरण बताए गए हैं, और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जेड अक्ष पे है। बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों जेड अक्ष पे क्या होता है, आप सब लोग मुझे ये बताइए। जेड अक्ष पे क्या होता है, एक्स और वाई ये 0 होते हैं। ठीक है, एक्स बराबर 0 होता है, और वाई बराबर भी 0 होता है, इतना तो आपको पता है। ठीक है, तो आप सभी लोग ये बताइए दोस्तों, यहाँ पे जेड दिख रहा है तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पे जेड दिख रहा है तो ये भी नहीं होगा, ये जेड दिख रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी ही यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यदि आप यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे भी 0 रखेंगे, तो बैलेंस हो रहा है ना, तो ये भी सही है। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी ट्रिक यही है, जेड अक्ष पे क्या होता है, सिर्फ एक्स वाई रहता है, जेड तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि उसी तल पे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 ऑप्शन पे जेड था, तो ये निगलेक्ट हो गए ना, आप सभी लोग इसे एलिमिनेट करके भी निकाल सकते थे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसे बताता हूँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 12% लाभ। 12% लाभ को अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 12% लाभ को मैं लिख दिया 112, ठीक है, बटे 100, यानी कि अपन इसे 1.1 तो लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक सेकेंड, 12% को मैंने लिख दिया
1 प्लस 1/2, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे क्या है, और 4% की हानि, 4% हानि यानी कि 100 -4 यानी कितना आ जाएगा, 96, 96/100 यानी कि 0.96 यहाँ पे इसकी हानि वो हो गया, हानि हो गई। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको इसका अंतर कितना बता दिया गया है, इन दोनों चीजों का अंतर यहाँ पे कितना है, 28 है, यानी कि 1.12 माइनस 0.96, इसका अंतर क्वेश्चन पे कितना बता दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे सी लिख देना है, यानी कि आप सभी लोग को पता है सेलिंग प्राइस है ये, यहाँ पे मैंने लिख दिया सी, और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया सी। इसका मतलब डिफरेंस कितना था, विक्रय मूल्य यहाँ पे 28 था। इतना आप सभी लोग को समझ आ गया। तो यहाँ पे अब यहाँ पे कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 0.16 आ जाएगा, और यहाँ पे सी है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 28। ठीक है, तो सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी दोस्तों, आप मुझे ये बताइए। सी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे 28 है, और यहाँ पे आ जाएगी 0.16। ठीक है, तो जैसे अपन कैसे सॉल्व करेंगे, 28 यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे मैंने 16 कर दिया, और यहाँ पे मैंने डबल जीरो लगा दिया। बस आपको ऐसे सॉल्व करना था, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आप सभी लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा दोस्तों, बताइए। सर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सी मतलब कॉस्ट प्राइस ना, आप सभी लोग समझ सकते हैं। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, बताइए। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 175 रुपए। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, सेलिंग मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस अलग अलग हो गए, तो यहाँ पे सी जो भी है ना कॉस्ट प्राइस है, आप सभी लोग समझ जाइएगा। सी मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इतना आप सभी लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, आप सभी लोग को कंफ्यूजन न हो। सी मीन्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया सी है, कॉस्ट प्राइस मैंने सी मान लिया था, तो ऐसा ऐसा हो गया। तो आप सभी लोग समझ गए ना, 175 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 आ गए हैं, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस इसे क्या करना है दोस्तों, इसे सॉल्व ही करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे आपको ये पता होगा दोस्तों, जैसे कि आप इसके ऊपर हाथ रखेंगे, ठीक है, तो ये वाली साइड ढक जाएगी, आपको इसे फिर नहीं देखना है। ठीक है, इसे नहीं देखना है, फिर आपको सिर्फ इन्हें बस देखना है, 5, 16, 0, और इसे आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप इसका मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और इसका मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका 5, 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई करा दिया। इसके बाद आप इसी तरह से आपको मतलब 4 वाले सेक्शन पे जाना है। जब 4 वाले सेक्शन पे जाएंगे तो आपको इसको नहीं देखना है और ये वाली लाइन को नहीं देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, आप इसका देखेंगे और इसका देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, 1 प्लस 3। ठीक है, और लास्ट वाले पे आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जीरो है। ठीक है, क्योंकि जीरो पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। तो बस आपको इसे सॉल्व ही कर देना है और आपका आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसे सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से 1/p को कॉमन कर लेना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 × 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना है, 20 है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्त देख सकते हैं, यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पे 20 है। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया 10, और यहाँ पे कितना है, 1 प्लस p, और यहाँ पे कितना है, 20 है। ठीक है, तो मैं इसे कर ही देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, p10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, इससे इसको घटाऊंगा, यानी घटाऊंगा तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो p10 बराबर, फिर से 10 आ जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा।
ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहा। आप सभी लोग को समझ आ गया ना? आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, इसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे इकाई सदिश निकालना है, यानी कि यूनिट वेक्टर आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, आप ये बताइए। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आपको वेक्टर दिया रहता है ना, ये वाला वेक्टर आपको जो भी दिया रहता है, इसके साथ आपको इसका मॉडुलस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप इसका यूनिट वेक्टर वगैरह निकाल पाएंगे। जैसे यहाँ पे वेक्टर पे ये दिया है, तो इससे आपको कोई मतलब रहेगा नहीं। 4, यहाँ पे मैंने आई लिख दिया, एक सेकेंड। 4i प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस था, 3j प्लस 5k, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ये, और इसके बाद आपको इसका मॉडुलस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ऐसे आपको मॉडुलस यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, तो ये तो ऐसे रहेगा, 4i माइनस 3j प्लस 5k अंडर रूट 50, इस तरह से ये आएगा ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहा। आप सभी लोग समझ गए ना? बस आपको यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे इसका मॉडुलस निकालना था और आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। आप सभी लोग इसे सॉल्व कीजिए, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पे क्या बोला गया है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, अपन टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कैसे आएगा दोस्तों, आप मुझे ये बताइए। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए दोस्तों अपन क्या करते हैं, जो रेलगाड़ी की लंबाई रहती है ना, और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई रहती है, उसे अपन ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे रेलगाड़ी और यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे कितना है, 450 प्लस 150, इनको जब आप ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। बहुत अच्छी है। ठीक है, इतना आप सभी लोग समझ गए ना? अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो रेलगाड़ी की स्पीड है ना, रेलगाड़ी की स्पीड, यहाँ पे मैंने स्पीड लिख दिया। रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्तों, मीटर प्रति मतलब सेकंड पे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको आपको करना पड़ेगा 5/18 से मल्टीप्लाई। जब 5/18 से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, बताइए। 5/18 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे पूरा पूरा तो सॉल्व होगा नहीं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 200/9 मीटर प्रति सेकंड, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, अपने को समय निकालना है ना। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी यहाँ पे कितनी है, 600 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 600 बटे स्पीड, स्पीड यहाँ पे कितनी है, 200/9, तो यहाँ पे मैंने 200/9 कर दिया। ये अब ये 9 ऊपर की ओर चला जाएगा, तो 600/9 और यहाँ पे 200 आ गया। ठीक है, तो ये कितने बार में जाएगा, 3 बार पे, तो 9 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो कितना आ जाएगा, 27। 27 सेकेंड यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहा। तो दोस्तों अभी तक मैंने मैथ के 20 क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपको पूरा समझा दिया। ठीक है, होपफुली आप सभी लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपके मन पे जो भी डाउट हो, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लैम्बार्ट का नियम किससे रिलेटेड है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोग बता सकते हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी लोग ने पढ़ा भी होगा कई बारी, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, प्रदीपन, यानी कि लुमिनियस से रिलेटेड है।
ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है। यहाँ पे आपको ये बताना है, एक परमाणु विस्फोट में रूपांतरण के कारण बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। किस रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, द्रव्यमान का ऊर्जा के रूप में परिवर्तन होता है, इस वजह से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आप सभी लोगों ने ये वाली इक्वेशन को तो सुना होगा ना, E बराबर mc स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज के लिए प्रयुक्त सामग्री टिन और सीसा मिश्र धातु है। मिश्र धातु में क्या होना चाहिए, आपको ये बताना है। यानी कि आपको ये बताना है कि जो विद्युत फ्यूज होता है उसमें टिन और शीशा तो होता है, लेकिन उसकी खूबसूरती क्या है, उसमें क्या क्या होता है, इस वजह से इसे चुना जाता है। आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? क्योंकि दोस्तों इस पे क्या होता है, फ्यूज पे क्या होता है, उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक होता है। ठीक है, एंड निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक होता है, इस वजह से इसे चुना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से इसे चुना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय गुणों के संदर्भ में ऑक्सीजन का संबंध है। कि यहाँ पे क्या बोला गया है, चुंबकीय गुणों के संदर्भ में ऑक्सीजन का संबंध कैसा है। यानी आपको ये बताना है कि जो आपका ऑक्सीजन होता है किस तरह से बिहेव करता है, आपको ये बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन जैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, यानी कि अनुचुंबकीय होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग को समझ आ गया, क्योंकि दोस्तों ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होती है, इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इस रिएक्शन को पूरा करना है। आप सभी लोग बताइए दोस्तों कैसे पूरा करेंगे और यहाँ पे क्या आएगा, बताइए। तो दोस्तों जब आप सभी लोग इसे पूरा करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, सबसे पहले तो आप इसे बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसे जब बैलेंस करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 Na, 2Na आ जाएगा। इसके बाद Al, और यहाँ पे आ जाएगा O2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सभी लोग इसे कर सकते थे। तो ऑप्शन ए सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 भी करना पड़ेगा ना। ठीक है, इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिन क्वांटम संख्या में कितने मान संभव होते हैं, आपको ये बताना है। तो स्पिन क्वांटम संख्या कितनी होती है दोस्तों, एक तो माइनस होती है 1/2, और एक +1/3 होती है, यानी कि दो ही वैल्यू इसके संभव है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपाउंड बनाने के लिए नमहवा के संपर्क में आने पर तांबे की सतह हरे रंग पे की परत बन जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, बताइए। कॉपर कार्बोनेट रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, या फिर कॉपर नाइट्रेट, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। होपफुली आप सभी लोगों ने सही जवाब दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, कॉपर कार्बोनेट। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, क्वेश्चन पे आप सब लोग इसका मतलब समझे ना। कोई भी आपके पास तांबे का बर्तन होगा, इसे आप जब हवा पे रख देते हैं खुले पे, तो क्या होते हैं, उस पे हरे रंग का परत आ जाती है ना, किसके कारण आती है, कॉपर कार्बोनेट के कारण आती है। ठीक है, तो आप सभी लोग समझ गए, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है, निम्नलिखित में से किसका वो यूज संवेदनहारी, यानी कि एनेस्थेटिक के रूप में यूज किया जाता है। अनेस्थेटिक के रूप में किसका यूज किया जाता है दोस्तों, बताइए।
तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नाइट्रस ऑक्साइड का यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 19 है। और परमाणु संख्या कितनी है? 9 है। तो इसका आयन कितने होंगे आपको ये बताना है। बताइए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे एम, M2 और यहाँ पे M प्लस इस तरह से दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि फ्लोरीन फ्लोरीन पे 9 परमाणु क्रमांक हो गया और 19 यहाँ पे इसके परमाणु द्रव्यमान हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन हमेशा आकर्षित करने की इसके पास क्षमता होती है। उसी तरह से इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है M माइनस इस तरह से। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग समझ गए ना, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया पे ऊष्मा स्थानांतरण की दर अधिकतम होती है? तो किस प्रक्रिया पे ऊष्मा स्थानांतरण की दर अधिकतम होती है दोस्तों बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा विकिरण। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या रहेगा दोस्तों, जैसे सूर्य से सनलाइट आती है ना, सबसे अच्छा एग्जाम्पल ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, सोर्स से जो संदेश आती है ना, विकिरण के थ्रू ही तो आती है ना, वही सबसे अच्छा एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है। यहाँ पे क्या बोला गया है, यदि किसी वस्तु को एक उत्तर दर्पण के सामने ध्रुव से 2f पर रखा जाता है, तो आवर्धन कितना होगा आपको ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोग यदि पढ़े होंगे ना तो ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसकी आवर्धन क्षमता कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1/3 आ जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट यहाँ पे मैंने बता दिया दोस्तों, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से मैंने इस क्वेश्चन को लिया था। 1/3 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। जिंक, पारा और यहाँ पे HCl होते हैं, कौन से रिडक्शन पे होते हैं, कौन से अपचयन पे होते हैं आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, क्लेमेंसन अपचयन पे इसका यूज होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन था, आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साठ की क्रिस्टल दोष पे होता है, तो साठ की क्रिस्टल दोष किस तरह का दोष है दोस्तों आपको ये बताइए। तो साठ की क्रिस्टल दोष एक तरह का कैसा दोस्त है, रिक्त का दोष है। रिक्त दोस्त है यानी कि वैकेंसी डिफेक्ट दोस्त है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो शॉर्ट की दोस्त पे क्या होता है दोस्तों, वैकेंसी क्रिएट होती है यानी कि रिक्त दोष यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। नंबर 34 है, यहाँ पे क्या बोला गया है, सिगफमो मोनोमीटर का यूज किसके रक्तदाब को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, आर्टरीज। आर्टरीज के रक्तदाब को मापने के लिए सिख मेमोनोमीटर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप सभी लोग को सॉल्व करना ही पड़ेगा इसे। यहाँ पे क्या बोला गया है, एक तार में अनुप्रस्थित तरंग की चाल कितनी है, 300 मीटर प्रति सेकंड है। यदि तार पे तनाव बल कितना है, 150 न्यूटन है, तो तार पर प्रति इकाई द्रव्यमान कितना होगा आपको ये बताना है। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। आपको यहाँ पे क्या बताना है दोस्तों, आपको यहाँ पे इसका द्रव्यमान बताना है। तो दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, √T/, U। T/, दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 34 है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे क्या बोला है, सिग मोनोमीटर का यूज किसके रक्तदाब को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, आर्टरीज। आर्टरीज यानी कि धमनियों के रक्तदाब को मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग को पता चला ना, जो सिग मोनोमीटर होता है, ठीक है, इसके किसके लिए यूज किया जाता है, आर्टरीज के रक्तदाब को मापने के लिए किया जाता है। इतना आप सब लोग समझ गए। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, एक तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल कितनी है, 300 मीटर प्रति सेकंड है, और उसके लगने वाला तनाव बल कितना है, 150 न्यूटन है। तो प्रति इकाई द्रव्यमान कितना होगा आपको ये बताना है। ठीक है,
तो प्रति इकाई आपको अपना द्रव्यमान निकालना है ना वहाँ पे, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, मैं आपको ये बता देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे द्रव्यमान निकालने के लिए दोस्तों एक फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये एक फॉर्मूला होता है, आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिएगा। V बराबर अंडर रूट टी अपान म्यू, ये होता है, ठीक है। तो अपने को किसकी जरूरत है, द्रव्यमान की जरूरत है, तो अपन क्या करते हैं दोस्तों, स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। भी स्क्वायर बराबर टी और यहाँ पे म्यू आ जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, म्यू को यहाँ पे भेज देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा म्यू बराबर टी बराबर भी स्क्वायर, इतना आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी बताई गई है, टी की वैल्यू यहाँ पे बताई गई है 150 और भी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 300 है, ठीक है। तो 300 को आपको यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ पे 300 का स्क्वायर कर देंगे, 300 का स्क्वायर करके इसमें आप भाग देंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 150 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9, इतना आ जाएगा 90,000 लगभग लगभग, ठीक है। तो जब आप इसे भाग देंगे दोस्तों, तो समथिंग में यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ कितना आएगा आंसर, 0.0016 किलोग्राम प्रति मीटर, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे इसे ग्राम पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ग्राम पे जब कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कितना आएगा, ग्राम पे जब इसे आप कन्वर्ट करेंगे, तो इसे मैं सबसे पहले 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 167, सीधे सीधे 1000 से मल्टीप्लाई करते चलूंगा, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा, ठीक है। और 167 अप्रॉक्स कितने के समथिंग है दोस्तों, 0.2 ग्राम मीटर के समथिंग है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन पे है दोस्तों, ऑप्शन टू यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। यहाँ पे मीटर पे है ना, तो मीटर पे आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे जो मीटर है ना, यहाँ पे ग्राम प्रति मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आप सभी लोग इससे समझ जाइएगा, इस तरह से आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। आप सभी लोग समझ गए ना दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आप सभी लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने क्या किया, तो यहाँ पे ये आ गया है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना था, सीधे 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। बाकी मेन फॉर्मूला यहाँ पे दोस्तों ये है, आपको इतना याद रखना पड़ेगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये बताना है, एक समान विद्युत क्षेत्र पे, विद्युत क्षेत्र ई पे रखे हुए विद्युत ध्रुव द्विध्रुव पर लगने वाला बल गुण क्या होता है, ठीक है। यानी कि आपको ये बताना है कि यहाँ पे टॉर्क क्या होगा, आपको ये बताना है। तो टॉर्क क्या होगा दोस्तों, पी ई साइन थीटा, क्या होगा, पी ई साइन थीटा, ऑप्शन ए बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र पे द्विध्रुव पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा, पीई साइन थीटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 पे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप मुझे ये बताइए। यहाँ पे तीन संधारित्र क्या हैं, श्रेणी क्रम पे जुड़ी हुई हैं दोस्तों। यहाँ पे संधारित्र हैं, संधारित्र पे क्या होता है, जो आपका रजिस्टर होता है, जो श्रेणी क्रम पे होता है वही संधारित्र पे उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है, तो आप सभी लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे क्या है, श्रेणी क्रम पे है, तो जब भी श्रेणी क्रम पे है ना, तो यहाँ पे आपको ऐसे करना पड़ेगा और यहाँ पे 6। तो जब आप इसे सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 6/6 यानी कि 1 आएगा, 1 फैराडे आ जाएगा, ठीक है। तो 1 एफ यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग समझ गए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो इजी क्वेश्चन था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि जो स्लोप होते हैं ना, रेजिस्टेंस के इक्वल बराबर होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, तीन समान प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम पे जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना है, 12 ओम है, ठीक है। यदि इन्हें समांतर क्रम पे जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको श्रेणी वाला भी मतलब संधारित्र वाला भी बता दिया, और यहाँ पे रेजिस्टेंस वाला भी आ गया है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रिवीजन यहाँ पे हो गया।
तो चलिए मैं आपको इसे भी सॉल्व करके बता देता हूँ कि आपको इसे कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, तीन समान प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम पे जोड़ने पर कितना आता है, 12 ओम प्रतिरोध आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे तीन समान बोला है ना, यानी कि आर, ये R1 R2 R3, ये आर ही है। ठीक है, इस तरह के कितने हैं, 3R हैं। तीन प्रतिरोध है ना, इनको श्रेणी क्रम पर जोड़ने पर कितना आता है, 12 ओम आता है। इतना तो क्लियर है ना। तो 1 ओम कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एक प्रतिरोध की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 4। ठीक है, यानी कि तुल्य प्रतिरोध में से एक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इतना आपको क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, इन्हें समांतर क्रम पे जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, आपको ये बताना है। ये मैंने श्रेणी क्रम पे जोड़ा था। इसके बाद समांतर क्रम पे जब अपन इसे जोड़ते हैं तो 1/4, 1/4, 1/4 इस तरह से आएगा। तो कितना आएगा दोस्तों बताइए, 3/4 आएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये 1/3/4 आएगा। लेकिन दोस्तों आपको जब आर बस निकालेंगे ना तो खाली, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4/3। 4/3 पे जब आप इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 ओम। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर हुआ। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना था। तो आपको मैं ये बता दूं, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, अपवर्तनांक निकालना है। अपवर्तनांक निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला होता है दोस्त एक, ये वाले फॉर्मूले को आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, आप सभी लोग अपने बुक में देख लीजिएगा 12th वाली, आपको वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक, और तो बस आपको यहाँ पे इसी फॉर्मूले का यूज करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब आप सभी लोग सोचेंगे यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 60 है और यहाँ पे डेल एम की वैल्यू कितनी है, 30 है। तो बस आपको यही करना है। तो दोस्तों आप ये बताइए, यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 90 पे जब मैं 2 का भाग दूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन 45 आएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे जब साइन 60 पे 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, साइन कितना आएगा, साइन 30 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको इनकी वैल्यू तो पता होगी, तो जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि जो पदार्थ का अपवर्तनांक रहेगा ना, तो अंडर रूट 2 ही रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चालकता का मात्रक क्या है, तो विद्युत चालकता का मात्रक क्या होगा दोस्तों बताइए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो विद्युत चालकता का मात्रक क्या रहेगा दोस्तों, ओम-1 और मीटर-1। ठीक है, ओम इनवर्स मीटर ये रहेगा। ठीक है, मीटर-1। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पीएन संधि में अक्षय परत की चौड़ाई किस अभिनति में बढ़ती है। पीएन संधि पे अक्षय परत की चौड़ाई किस अभिनति पे बढ़ती है, आपको ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, विपरीत अभिनति, यानी कि रिवर्स बायस पे होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का शीतलन नियम किस पर लागू होता है। तो न्यूटन का शीतलन नियम दोस्तों विकिरण और संवहन दोनों पर लागू होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाने पर 10 मीटर पर रुक जाती है, तो मंदन क्या होगा, आपको ये बताना है। तो बताइए दोस्तों, इसे आप सभी लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी लोग इसके लिए टाइम लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। होपफुली आप सभी लोग कर लिए होंगे। अब मैं आप सभी लोग के सामने इसे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोग मुझे ये बताइए, यहाँ पे 36 किलोमीटर प्रति घंटे है ना, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मैं कितने कन्वर्ट कर लेता हूँ, मीटर प्रति सेकंड पे। ठीक है, तो 5/18 से इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड ये आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों मुझे ये बताइए दोस्तों, आप सभी लोग ने ये वाले फॉर्मूले को तो पढ़ा है ना, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको तो आप सभी लोग ने पढ़ा होगा। तो जो भी होता है ना, ये अंतिम होता है। तो अंतिम यहाँ पे क्या है दोस्तों, अंतिम तो अपने को पता नहीं। ठीक है, और यू स्क्वायर यहाँ पे इनिशियल कितना था दोस्तों, इनिशियल यहाँ पे अपने को पता चल गया है कितना है, 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों,
अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, रिटर्डेशन यानी कि ए की वैल्यू को अपने को निकालना है। तो यहाँ पे तो ये 0 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे अभी अपने निकालना है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। यहाँ पे इसके बाद क्या आ जाएगा 2a। ऐसे यहाँ पे कितना है दोस्तों, ऐसे यहाँ पे बताया ही नहीं गए है, ऐसे यहाँ सॉरी यहाँ पे 10 मीटर बता दिया गया है, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 100 हो गया। और सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या है, रुक जाती है, ब्रेक लगाने पर रुक जाती है, कोई नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, यहाँ पे माइनस आएगा सॉरी, यहाँ पे माइनस, तो ये आ जाएगा 2a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना था, जो मैंने आपको करके दिखा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्नो इंजन 400 के से 300 के बीच कार्य करता है, तो इसकी दक्षता क्या होगी आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला लिखूंगा, इसे आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ईटा बराबर 1 - TC/TH। ठीक है, इसे आपको यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके लिख रहा हूँ, ईटा बराबर 1 - और यहाँ पे मैंने लिख दिया 400 के। ठीक, बस आपको इसे सॉल्व करना है, आ चुका आपका आंसर। ठीक है, तो जब आप इन्हें इन्हें काट देंगे, ठीक है, इन्हें मैंने काट दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 - 3/4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 से जब इसे घटा देंगे तो 1/4 आएगा ना, तो 1/4 पे आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.25 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया है अभी 0.25, ये इसकी तो वैल्यू आ गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज पे पूछा है, तो परसेंटेज पे करने के लिए दोस्तों यहाँ पे 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 25% यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग को समझ आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस के अणुओं का पलायन वेग किस पर निर्भर करता है, बताइए दोस्तों, गैस के अणुओं का पलायन वेग किस पर निर्भर करता है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, उसके मास और उसके रेडियस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी एच डब्ल्यू आर। सबसे पहले तो आप सभी लोग मुझे इसका फुल फॉर्म बताइए, पी एच डब्ल्यू आर का फुल फॉर्म क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकते हैं। तो पी एच डब्ल्यू आर का फुल फॉर्म क्या होगा, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हुआ। इसमें कौन सा ईंधन ईंधन युक्त होता यूज होता है दोस्तों, इसमें नेचुरल यूरेनियम का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होते हैं, बताइए दोस्तों, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जब आपकी वहां पे ज्वाइनिंग हो जाएगी ना, तब आपसे इसी तरह के क्वेश्चन डेली यूज पे पूछे जाते हैं वहां पे। ठीक है, आपका डेली का काम ही यही रहेगा, मेगा वाट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सब काम आपको वहां पे रहेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, एक एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻13 जूल के बराबर होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी यहाँ पे कौन सी है दोस्तों, बताइए। नहीं है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी नहीं है। आप सभी लोग यहाँ पे इसे भी नोटिस कीजिएगा, अपेक्षित घनत्व है, रेनॉल्ड्स संख्या है, विकृति तो बिल्कुल है, आपको पता होगा, लेकिन पृष्ठ तनाव दोस्तों नहीं है। पृष्ठ तनाव के क्या होता है दोस्तों, पृष्ठ तनाव का बीमा क्या होती है, आप मुझे बताइए, डायमेंशन क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर होती है। तो ये तो डायमेंशन वाली है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी कि ये डायमेंशन युक्त है। और क्वेश्चन पूछा तो विमान नहीं ही नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा।
तो दोस्तों मैंने आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। होपफुली आप सभी लोग सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर भी आपके मन पे एक भी क्वेश्चन पे डाउट हो ना, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में फिर से पूछ सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। ठीक है? थैंक यू।